नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको देंगे मार्केट का एक क्विक रिकैप। आज दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, साथ ही साथ अहम खबरें कौन कौन सी आई दिन के दौरान और मार्केट एक्सपर्ट से क्या व्यू बन रहे हैं बाजार पर, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज काफी शानदार एक्सपायरी देखने को मिली वीकली। हमने देखा निफ्टी अपने 4 महीने के उच्चतम स्तर पर था और बैंक निफ्टी में ट्रिपल सेंचुरी आज देखी गई। अगर एफएमसीजी और रियल्टी को छोड़ दे तो सभी सेक्टर आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे। लेकिन आज दिन भर का किस तरह का ट्रेड सेटअप था बाजार का, ये समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, बताइए। बिल्कुल, आज देखिए आज सुबह एक आपको सेशन हल्के दबाव के साथ ज़रूर देखा, लेकिन बाजार ने एक वॉलेटाइल कुछ समय के लिए ज़रूर एक रेंज में रहा, लेकिन उसके बाद रिकवरी मोड में आया बाजार और क्लियरली ग्लोबल हेडविंड्स थे, जो ग्लोबल वीकनेस थी उसे शेड ऑफ किया और एक रेजिलेंट मूव पूरे दिन इंडियन मार्केट से दिखाई। 18,250 एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर भी देखा जा रहा था और उससे क्लियरली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करके बाजार तेजी के साथ बंद होते हुए गया। अब एक्सपर्ट्स यहाँ से ऊपर की तरफ 18,400 की बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप डेरिवेटिव डेटा को देखें, 18,200, 18,300 सारी कॉल्स में बाइंग हुई है और नीचे की 18,000, 18,100 की पुट में राइटिंग हुई है। यानी आप बेस बना चुके हैं 18,000, 18,100 के ऊपर और बाजार अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन देख रहा है। और वो भी उस दिन जिस दिन एक क्रूशल मूव था, फेड के इवेंट का आउटकम आया था, ग्लोबल मार्केट्स शेकन अप थी, फिर भी इंडियन मार्केट्स की मूव स्ट्रॉन्ग थी। आज गेनर्स कौन से थे और रिजल्ट्स बेसिस मूव आपको क्लियर बैंक्स, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, काउंटर और एनबीएफसी स्पेस में दिखाई दे रही है। निफ्टी के गेनर्स की आप बात करें तो पहला स्टॉक जो कि पहले 5 गेनर्स थे उसमें अडानी एंटरप्राइज के लास्ट आवर में नंबर आए थे, वहां से स्ट्रॉन्ग मूव थी। फाइनेंस काउंटर्स में आप चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें, व्हीकल फाइनेंसेस की बात करें, आप हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, मिड कैप फाइनेंसेस की बात करें, माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स की बात करें, सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। एचडीएफसी के भी नंबर आज आए थे और वहां पर भी अच्छी मूव थी। निफ्टी को इन सारे स्टॉक्स ने ऊपर लाया और बड़ा पुलर जो बैंक निफ्टी के लिए रहा। बैंक्स का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन हेवी लिफ्टिंग एचडीएफसी काउंटर्स ने की, एचडीएफसी बैंक ने की, जो टॉप गेनर भी था निफ्टी में। लूजर्स की अगर आप बात करें तो क्योंकि बाजार आज बाजार आज बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड में नहीं था, तो वो काउंटर्स जो पीछे के दिनों में चल चुके हैं उनमें आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक होते हुए दिखे। यूपीएल जैसे काउंटर, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर के नंबर्स आए। नंबर्स से डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आपको फिर से 1% के करीब और रूरल सेंटिमेंट फिर से वीक दिखाई दिए। सो ये कुछ लूजर्स थे। मिड कैप स्पेस में एबीबी जैसे काउंटर्स जहां अच्छे नंबर्स आए, कमेंट्री पहले ही एबीबी के पेरेंट कंपनी ने दे दी थी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए। एबीबी में भी आज अच्छे खासे ट्रेडिंग गेंस मिले और उसके अलावा फाइनेंस काउंटर्स स्ट्रॉन्ग थे। मिड कैप लूजर्स में आप बात करें तो भारत फोर्ज जैसे काउंटर आपको याद होगा, क्लास 8 ट्रक की अप्रैल की सेल्स इंपैक्ट हुई है, वो एक रीज़न रहा। और टाटा केमिकल जैसे स्टॉक जहां नंबर्स वीक रहे, तो नंबर्स का तो इम्पैक्ट क्लियरली आपको बाजार पे दिख रहा है। स्पेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं, जो बैंक्स के हैं, फाइनेंस के हैं, माइक्रो फाइनेंस के हैं, एनबीएफसी हैं। और ओवरऑल आज बाजार पर जो एक रेजिस्टेंस था ऊपर 18,250 का, वो भी आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेशन दिखा, मूव्स सेकेंड हाफ में बढ़ी और लास्ट आवर में तो बढ़ के ऊपर मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी इंटरडे हाई पे रोज एक नए इंटरडे हाईज बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेशन दिखाई दिया और सारे सेक्टर्स से बड़ी कंट्रीब्यूशन आई। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आप देखें तो हरे निशान में है और आईटी काउंटर्स में भी आपको एक रीबाउंड ट्रेड्स दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो शानदार मजबूती थी आज बाजार में, लेकिन आज कमोडिटी मार्केट में भी एक्शन जबरदस्त रहा और वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिला, स्पेशली सोने में, वहां पर की नया रिकॉर्ड हमने बनते हुए देखा। तो एक बार समझ लेते हैं विश्व मोहन से कि आज कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन कैसा था। क्रूड में भी भारी गिरावट के बाद रिकवरी का मूड देखने को मिला है, तो किस तरह का एक्शन तमाम सेगमेंट्स में दिखाई दिया आज के दिन, ये समझ लेते हैं। और विश्व मोहन हमारे जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ, बताइए। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो एमसीएक्स पर गोल्ड ने आज शुरुआती कारोबार में ही नया रिकॉर्ड बना दिया। 61,490 रुपए का नया हाई एमसीएक्स पर गोल्ड ने बनाया। कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो वहां पर भी 14 महीने की ऊंचाई के आसपास ही भाव है, $2,050 के करीब कारोबार कर रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी भी एमसीएक्स पर 77,500 रुपए के ऊपर इंट्राडे में चली गई। जिस तरह से यूएस फेड की जो बैठक थी, वहां पर जो ब्याज दरों को लेकर फैसला था वो बाजार के अनुमान के मुताबिक था, 4.5%
ही ब्याज दरें बढ़ाई गई। साथ ही सबसे अहम ट्रिगर ये है कि फेड ने साफ संकेत दिए कि अगली बैठक में हो सकता है कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना हो। एक दरों की बढ़ोतरी पर जो 10वीं बार जो बढ़ोतरी उस पर पॉज लगे, उस पर ब्रेक लगा सके, वो एक अच्छी खबर थी। वो पॉजिटिव तौर पर बुलियन मार्केट में लिया और उसे डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आई, बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट आई, उसका फायदा गोल्ड को मिला। साथ ही जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, इसका भी फायदा यहाँ पर मिल रहा है। सेफ हेवन के तौर पर इस बार डॉलर नहीं गोल्ड और सिल्वर को तरजीह दी जा रही है, तो इसलिए गोल्ड की डिमांड भी बढ़ रही है। चाहे वो ETF की बाइंग हो, हेजर्स की बाइंग हो, इन्वेस्टमेंट बाइंग हो, तो तमाम ऐसे बाइंग की वजह से गोल्ड में ये लगातार तेजी बनी हुई है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चा तेल महीने भर में करीब 15% टूटने के बाद आज निचले स्तरों पर बाइंग आई। हालांकि शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड $71 तक भी फिसल गया था, लेकिन अब रिकवरी आ रही है, 73 के ऊपर चला गया है, क्योंकि यहाँ पर स्लो डाउन की चिंता लग रहा है कि डिमांड हिट हो सकता है, तो उस वजह से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव है। लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग से अब हल्की रिकवरी दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो क्रूड में भी आज रिकवरी की कोशिश दिखी और सोने में तो ऑफ कोर्स शानदार रैली आज के दिन देखने को मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर फोकस करेंगे। और HDFC लिमिटेड ने अपने नतीजे घोषित कर दिए। नतीजे कैसे रहे, पूरी डिटेल्स के साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, HDFC के नतीजों की अगर हम बात करें तो अनुमान से काफ़ी मजबूत नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। NII और पैट अनुमान से काफ़ी मजबूत आया है कंपनी का। अगर हम देखें प्रोविजंस, हालांकि ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े हाई है ऑन अ क्वार्टर बेसिस। AUM अगर हम देखें तो मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने मिली है। नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम स्टैंड्स एट 5,321 करोड़। यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है और ये एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा है। मुनाफे की बात करें तो 4,425 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है। यहाँ पर भी करीब 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है। प्रोविजंस 360 करोड़ पर एक्सपेक्टेड थे और अब प्रोविजंस 438 करोड़ पर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रोविजंस में हमने करीब 18% की ग्रोथ देखी है। AUM अगर हम देखें तो कंपनी के लिए है 7.2 लाख करोड़ पर 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। स्पेसिफिकली अगर AUM की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल लोन बुक जो है, जो कंपनी का काफ़ी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। NIMs कंपनी के सुधरे हैं 3.5% से 3.6% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एसेट क्वालिटी में भी हमने काफ़ी अच्छा सुधार देखा है। ग्रॉस NPL 1.18% पर आ चुके हैं, 1.49% पर थे पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। इसके अलावा बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड भी 44 रुपीज़ पर शेयर का डिक्लेयर किया है। प्रेस रिलीज में मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी आई थी, इस पर एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो उनका कहना है कि इनहेरेंट डिमांड होम लोन्स के लिए अभी भी जारी है। होम लोन में जो ग्रोथ देखने मिली थी वो लार्जली मिड इनकम सेगमेंट और हाई एंड प्रॉपर्टीज़ में से देखने मिली थी। और इनफैक्ट मार्च 2023 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर मंथली इंडिविजुअल डिसबर्समेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें काफ़ी अच्छी नतीजे आए हैं HDFC लिमिटेड की तरफ से और अनुमान से काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और नतीजों पर फोकस करते हैं। डाबर के भी नतीजे आज आए चौथी तिमाही में, लेकिन नतीजे कुछ कमजोर रहे हैं, जिसका कि असर हमने बाकी FMCG कंपनियों में भी देखा। कैसे रहे डाबर के नतीजे, बताने के लिए विनी मौजूद है हमारे साथ। विनी बताइए। तो डाबर की जो नंबर्स देखे तो आई तो इन लाइन आई थी जो एस्टिमेट थी, पर प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में थोड़ा मिस दिख रहा है। मार्जिन्स में शार्प कॉन्ट्रैक्शन देखी हुई है, अराउंड 250 to 300 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। और प्रॉफिट में इंपैक्ट आ रहा है, एक तो वन ऑफ है उनका जो इम्पेयरमेंट कोई हुई है उनकी एक सब्सिडरी में, तो वो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है जहाँ पे 85 करोड़ है और दूसरी 22 करोड़ है बादशाह मसाला का जो उन्होंने एक्विजिशन किया था, वहाँ पे अमोर्टाइजेशन हो रही है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट भी है। तो ये दो चीज़ें इम्पैक्ट करी है मेनली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी को। उसके अलावा कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी हुई है उनके बेवरेज और फूड सेगमेंट में, पर हेल्थ सप्लीमेंट जो सेगमेंट है वहाँ पे हम लोग वैसे भी थोड़ी सबड्यूड परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट में कंपनी ने डिक्लाइन देखी हुई है 3.3% की ग्रोथ में। मार्केट शेयर गेन्स की बात करें तो कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया हुआ है च्यवनप्राश सेगमेंट में और हनी कैटेगरी में भी मार्केट शेयर गेन है और जूसेस और फूड ड्रिंक्स में भी कंपनी ने मार्केट शेयर गेन देखी हुई है। वॉल्यूम ग्रोथ जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है, तो वॉल्यूम ग्रोथ आया हुआ है सिर्फ 1% पे, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लो सिंगल डिजिट्स, तो वहाँ पे ही आया हुआ है 1%। ना मेनली इसकी जो रीज़न है वॉल्यूम ग्रोथ
ग्रोथ 1% पे है जो, तो वो है डाउन ट्रेडिंग हुई है। डाउन ट्रेडिंग मतलब कंपनी अफोर्डेबल कंज्यूमर्स अफोर्डेबल पैक्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लोअर LUPs प्रेफर कर रहे हैं, तो प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ भी 1% पे आया हुआ है। डिमांड स्लोडाउन भी दिख रही है, ये कंपनी ने हाईलाइट की हुई है। तो डिमांड स्लोडाउन मेनली हायर है, मोर है रूरल एरिया में, और वो लीड कर रही है कि एक नेगेटिव मिक्स आ रहा है जिसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ पे भी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आए हुए हैं, अपडेट आई हुई है डाबर से इन टर्म्स ऑफ नंबर, मार्जिन्स पे मिस दिख रही है, प्रॉफिट्स में अमोर्टाइजेशन ऑफ ए और एक वन ऑफ है जो इम्पैक्ट कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के स्टॉक पर बात करते हैं। यहाँ पर भी आज हमने देखा कि 7-8% की शानदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के नतीजे आए और उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। तो रिपोर्ट्स में क्या कुछ निकल कर आया है पॉजिटिव कंपनी के लिए, ये बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे पास। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फोकस में है। अच्छे चौथी तिमाही के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उछाल देखने मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम अब 1765 करोड़ पर आ चुकी है। PPOP जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 39.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है। मुनाफे में भी करीब 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। मुनाफा अब 853 करोड़ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। प्रोविजंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन नजर आ रहा है। 159 करोड़ से गिरकर 114 करोड़ पर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम NIMs पर नजर डालते हैं तो 7.8% पर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 30% की गिरावट, मगर सिक्वेंशली हम देख रहे हैं कि 20 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट देखने मिली है। डिसबर्समेंट्स की अगर हम बात करें तो 65% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 21,020 करोड़ पर डिसबर्समेंट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और मजबूत डिसबर्समेंट्स के चलते हम देख रहे हैं कि AUM को भी बूस्ट मिला है। 36% से बढ़े हैं AUMs और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस को भी सरपास किया है। करीब 27 से 30% की ग्रोथ की गाइडेंस उन्होंने दी थी क्वार्टर 3 में, और ये हम देख रहे हैं AUM ग्रोथ आई है 36% पर। सो यहाँ पर काफ़ी मजबूत ग्रोथ नजर आई है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी सुधरी है। ग्रॉस स्टेज 3.01% पर आए हैं, 3.51% पर थे क्वार्टर 3 में, तो यहाँ पर हम डिक्लाइन देख रहे हैं। और नेट स्टेज 3 में भी हम देख रहे हैं 2.1% से गिरकर 1.65% तक आ गए हैं ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। सो ओवरऑल अगर हम देखें अच्छे नतीजे हैं। कंपनी ने बेस्ट एवर डिस्पर्सल्स, कलेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर की है। फोर्थ क्वार्टर में मार्केट शेयर गेन किया है सारे ही प्रोडक्ट सेगमेंट्स में, और इनफैक्ट उनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और SME लोन का जो कारोबार है यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने मिली है। तो इसी पर एक ब्रोकरेज नोट आई है। JP मॉर्गन का मानना है कि ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स तो है ही, और इनका जो प्रीमियम है वो सस्टेन हो सकता है नियर टर्म में, और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपडेट किया है। अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी 700 से बढ़ाकर 1020 कर दिया है। ठीक, तो ये है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। लेकिन अब कुछ और भी नतीजों की बात करें तो ब्रिटानिया अपने नतीजे घोषित करने वाली है और अब इस बीच FMCG कंपनियां काफी फोकस में रहेंगी। तो अब ब्रिटानिया के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए। ब्रिटानिया के ये टाइम के नंबर्स में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई की ग्रोथ अराउंड 15% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये टाइम भी जो प्राइसिंग लेड ग्रोथ कंपनी देख रही थी प्राइस हाइक्स की वजह से, तो ये टाइम भी हम लोग एक्सपेक्ट करके प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगा। प्राइसिंग ग्रोथ होगा अराउंड 10% के लगभग, और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 4-5% के अराउंड वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया से। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बॉटम लाइन की ग्रोथ है अराउंड 33% एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अराउंड 500 करोड़ पे। मार्जिन, EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 200 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेंशन। तो ओवरऑल ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन में भी एक्सपेंशन ही दिख रही है, और मेनली ग्रॉस मार्जिन EBITDA मार्जिन की जो एक्सपेंशन दिख रही है वो क्यों है, क्योंकि क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो पाम ऑयल प्राइसेस वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। वीट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, शुगर में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, पर इतना मेजर इम्पैक्ट और करेक्शन पाम ऑयल में दिखा था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन ये टाइम एक्सपैंड हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी काफ़ी फोकस कर रही थी प्रीमियमाइजेशन पे, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी, तो ये सब सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को, ग्रॉस मार्जिन EBITDA मार्जिन दोनों को देखिए ये सब सपोर्ट करेगा वहाँ पे, और इसीलिए एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है मार्जिन्स में दिस टाइम अराउंड।
फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक क्या है कंपनी का, कमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, प्रोग्रेस क्या है नए प्रोडक्ट्स का, आईसीडी कमेंट्री क्या है, और रूरल ग्रोथ ये कैसे शेप आउट हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिनी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो आज आए थे डाबर के नतीजे और अब ब्रिटानिया के नतीजों पर फोकस रहेगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स की, और वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस संशोधन विधेयक को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ड्राफ्ट बिल में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं और बिल को संसद के मॉनसून सीजन में पेश किया जा सकता है। अनुराग शाह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग बताइए। इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट जिस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पिछले साल नवंबर के अंदर सरकार ने वित्त मंत्रालय ने कहा था कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव किए जाएंगे, और जो प्रपोजल जारी किया गया था और सभी पक्षकारों से सजेशन मांगे गए थे, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट बिल है, फाइनल ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो फाइनल ड्राफ्ट बिल कैबिनेट को भेजा गया है वहां पर जो प्रपोजल था उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, यानी कंपोजिट लाइसेंस उसके अंदर शामिल किया गया है। आगे चल के हम देखेंगे कंपोजिट लाइसेंस के अंदर जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी होगी, यानी एलआईसी जो है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेच पाएगा, मोटर इंश्योरेंस बेच पाएगा अगर एलआईसी कंपोजिट लाइसेंस को लेता है। तो कंपोजिट लाइसेंस जो है वो फाइनल ड्राफ्ट बिल के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा वेरियस सब क्लासेस के कंपनियों को खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी जो 100 करोड़ रुपए की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया गया है ड्राफ्ट बिल के अंदर, और वहां पर स्टैंडअलोन कंपनियां जो है सब क्लासेस की वो शुरू हो पाएगी। यानी आने वाले वक्त में हम देखेंगे स्टैंडअलोन कंपनी जो केवल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेचेगी, जो केवल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेचेगी, जो केवल साइबर इंश्योरेंस बेचेगी, ऐसी कंपनियों को भी इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियों को उनके कारोबार से जुड़े हुए जो है वो इंसिडेंटल बिजनेस करने की मंजूरी दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर पाएगी, यानी कारोबार से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स है, यानी इंश्योरेंस आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसके साथ ही आपको जिम का सब्सक्रिप्शन, योगा का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। मोटर इंश्योरेंस के साथ आपको गाड़ी के मेंटेनेंस का भी ऑफर दिया जाएगा, उसका सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो ये भी जो है ड्राफ्ट बिल के अंदर भेजा गया है, कैबिनेट को भेजा गया है, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार चाहती है इस बिल को जो आगामी मानसून सेशन है उसमें पेश किया जाए। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, जो भारत के अंदर इंश्योरेंस करने की जो तरीके है उसको पूरी तरह से बदल देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। और इस बीच सेबी म्यूचुअल फंड के लिए कई नए रेगुलेशन पर विचार कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी कई सारे रेगुलेशंस पर काम कर रहा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेबी म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस पे काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो सेबी का इरादा है वो यही है कि कंप्लायंस बर्डन को कैसे रिड्यूस किया जाए। अब मान लीजिए अगर कोई पैसे फंड लेके आता है तो उसको उतने ही कंप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं है, वो एक म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन के जरिए कम कंप्लायंसेस में सेम फंड को लॉन्च कर सकता है। इसी तरीके से एक बार पैसे फंड्स में इसका टेस्ट हो जाता है तो बाकी सारी स्कीम्स के लिए भी म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस को आगे लाया जा सकता है। हालांकि जो औपचारिक रेगुलेशंस है वो सेबी कम्युनिकेट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो B30 इंसेंटिव्स को सेबी ने बंद कर दिया था। उसका आरोप यही था कि कई सारे जो फंड हाउसेस हैं उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, न कि जो सिर्फ टाउन के बेसिस पे इंसेंटिवाइजेशन हो रहा था उसको बंद करके ये सजेशन है कि जो नए कस्टमर्स हैं उनको जोड़ने पर इंसेंटिव दिए जाएं। साथ ही साथ सेबी एक और रेगुलेशंस पे काम कर रहा है, वो है टोटल एक्सपेंस रेशियो। और यहाँ पर अभी तक जो इंसेंटिव्स मिलते थे, अगर जो TER में एक सजेशन ये भी आया है कि किस तरीके से जो फंड मैनेजर
मैनेजर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर उनको इंसेंटिव दिया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि वहाँ जो फंड हाउसेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा कि नहीं, इस पर एक कंसल्टेशन पेपर बहुत ही जल्द लाया जाएगा सेबी के जरिए। फिलहाल सेबी की एक वर्किंग कमेटी इस पर मंत्रणा कर रही है और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि ये रेगुलेशंस जो सेबी विचार कर रहा है म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत ही जल्दी फ्लोर पर होंगे।